राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मास्टर की क्लासेस में। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ इस गणेश चतुर्थी में बप्पा का आशीर्वाद आपको मिल रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस सीरीज की थर्ड क्लास। एनसीईआरटी साइंस सीरीज थोड़ी स्लो चल रही है, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं निरंतर प्रयासरत हूँ कि इसे कुछ फास्ट किया जाए। आइए चलते हैं आज की क्लास में। क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस संसाधन विहीन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तंतु से वस्त्र बनने तक के बारे में। तंतु एक यूनिट होती है वस्त्र की। तंतु को रेशे भी कहते हैं। कपड़े या वस्त्र की क्वालिटी, मतलब कपड़ा अच्छा है या ख़राब है, ये किस पे निर्भर करता है? ये तंतु पर निर्भर करता है। इस चैप्टर में हम विभिन्न प्रकार के फाइबर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक फाइबर क्या होते हैं, और इस चैप्टर के अंत में हमने आपके लिए रखा है Q&A सेशन। तो मित्रों, तंतु पर निर्भर करता है कि उससे बनने वाला वस्त्र कैसा होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जबकि वहीं पर कुछ वस्त्र हम लोग बाज़ार से लाते हैं तो बहुत ज़्यादा 3 से 4 महीने में ही मम्मी लोग उसका पोंछा बना देती हैं। ठीक है ना? तो चलिए आज से शुरू करते हैं। अच्छा, ये पोंछा वाली बात मम्मी को तो बताइएगा, ठीक है ना? नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी सब। तो हमारी क्लास क्या है? तंतु से वस्त्र तक, फाइबर्स टू फैब्रिक। कपड़ा तागे से बना होता है और तागे तंतुओं से बना होता है। ठीक है, यहाँ देखिए चार्ट के माध्यम से समझाया गया है आपको कि सबसे पहले क्या होता है? तंतु बनता है, तंतु से तागा बनता है और तागे से वस्त्र बनता है या कपड़ा बनता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले तंतु बनता है, जो कि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकता है। कपड़े में सबसे छोटी इकाई तंतु की होती है। तंतु बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें हम रेशा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तागा है और इसे तोड़ा जा रहा है। जब ये टूटता है तो यहाँ पर ये जो आगे दिख रहे हैं, ये क्या है? हमारे विखंडित होने के बाद जो रेशे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम रेशा कहते हैं, जो अलग अलग दिखाई दे रहा है। और ये फिगर हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है? एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। ठीक है, आइए। धागे को या तागे को जब हम तोड़ते हैं तो उसके टूटे हुए सिरों पर हमें बहुत छोटे छोटे रेशे दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि तंतु हमें मिलते कहाँ पर हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक तंतु, दूसरा संश्लिष्ट तंतु या कृत्रिम तंतु या आर्टिफिशियल फाइबर। प्राकृतिक तंतु कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट या पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन भेड़ तथा बकरी से प्राप्त होता है। इसे खरगोश तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त करते हैं। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से प्राप्त होता है। और रेशम का कीड़ा अपना जीवन यापन कहाँ करता है? शहतूत के पेड़ पर। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है कि कौन सा तंतु कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, कौन सा हमारा पादप वाला तंतु है, कौन सा हमारा जानवरों से प्राप्त हो रहा है। संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतु हजारों वर्षों तक
वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता रहा था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप या जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम संश्लिष्ट तंतु या सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि पॉलिस्टर किस प्रकार के तंतु का उदाहरण है। वर्तमान समय में सिंथेटिक फाइबर्स का उपयोग बहुत आयात में किया जा रहा है। ये पढ़ते हैं अब कपास या फिर रुई के बारे में। कपास के पौधे से कपास के फल यानी कि कॉटन बॉल्स को अलग किया जाता है। कॉटन बॉल्स क्या होती हैं? ये जो इस देखिए इस फिगर में ये दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? ये आपकी कॉटन बॉल्स हैं। पौधे से कपास निकालने की प्रक्रिया को कपास ओटना या गिनिंग कहते हैं। कपास की खेती सामान्य तौर पर काली मिट्टी और गर्म क्षेत्र वाले भागों में होती है, जैसे कहाँ कहाँ होती है? गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्कन के पठारी भागों में ये सबसे ज़्यादा होती है। कुछ पॉइंट्स हमारे जो हैं एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं और वो हमने यहाँ पर अलग से जोड़े हुए हैं। जैसे विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में शीर्ष कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? पहले पायदान पर है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ये जो अभी आपने ऊपर चित्र देखा, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया हुआ है? ये भी एनसीईआरटी से ही की किताब से लिया हुआ है। ठीक है, आइए। कपास के फल को कपास गोलक या कॉटन बॉल्स कहते हैं। परिपक्वता के बाद कॉटन बॉल्स फट जाते हैं, जिनमें हम कपास के बीजों को कपास के तंतुओं से घिरा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं क्या पटसन के बारे में। पटसन का जो पौधा होता है वो इस तरीके से हमारा दिखाई देता है। ठीक, ये भी हमारी फिगर एनसीईआरटी से ली गई है। पटसन या जूट को पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में होती है। पटसन जूट का तंतु प्राप्त करने के लिए पटसन के तने को काटकर कुछ दिनों तक पानी में रखते हैं। तने के गल जाने पर पटसन के तंतुओं को अलग कर दिया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है आपका पश्चिम बंगाल में। विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, जो कि विश्व का 58% जूट उत्पादन करता है। कौन करता है? बांग्लादेश। की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने 5 मित्रों के साथ शेयर करें। और एनसीईआरटी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे Q&A सेशन, जो कि आपका इसी चैप्टर से संबंधित होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।